नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं निराली गोयानी भूलका सागर विद्या भवन में आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी कक्षा 8 इकाई 6 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का रेखा चित्र है। उसका एक भाग हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसका दूसरा भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। ત્યારબાદ 6 વર્ષો સુધી અલ્હાબાદની નગરપાલિકા સાથે कोई ना कोई रीते जोड़ाएला રહ્યા। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने शास्त्री जी को व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। લેખક એવું માને છે કે આ 6 વર્ષના અનુભવ પછી લોકોની નાગરિકોની સમસ્યાઓ અને એમના વ્યક્તિત્વની તથા તકલીફોની વિશેનું ચિંતન કરવા માટે અને તેમની સમસ્યાઓના સમાધાન માટેનું કઈ રીતે એનું નિરાકરણ કરવું એમનાથી પરિચિત કરાવવા। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। તેમની પાસે ગ્રામ્ય જીવનનો અનુભવ પણ હતો। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। ત્યારબાદ તેની સાથે નગરપાલિકાના લોકોની સેવા માટેનો અનુભવ પણ જોડી ગયેલો હતો। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी आ लोकतंत्रना पायारूप इकाई गद्य पर कार्य करवा माटे हवे आ देशनी नानी नानी समस्याओना निराकरण माटे व्यावहारिक प्रक्रियाओंथी तेओ परिचित हता। फरीथी जोईए। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया के अच्छी तरह परिचित हो गए थे। લોકતંત્રની આવી ઘણી મોટી સેવા કર્યા બાદ દેશની નાની નાની સમસ્યાઓનું વ્યાવહારિક પ્રક્રિયાથી કઈ રીતે નિરાકરણ કરવું તે પદ્ધતિથી તેઓ પરિચિત હતા। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। कार्य प्रत्येनी एमनी मेहनत, श्रद्धा અને કોઈપણ કાર્ય પરથી ન ડગવાની ક્ષમતાને લીધે 1937ની અંદર સંયુક્ત પ્રાંતીય વ્યવસ્થાપિકા સભાના પદાધિકારી માટે તેઓને પસંદ કરવામાં આવ્યા। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। साचा अर्थમાં કહેવામાં આવે તો શાસ્ત્રીજીના संसदीय जीवन की शुरुआत ज अहींथी थयेली, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। तेनु पूर्णाहुति तेओ देशना प्रधानमंत्री बन्या तारे पूरी थई। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। शास्त्री जी ने राजकारण में लोकोनी सेवा करवामां नागरिकोना हित प्रत्ये एटलू सभान हता के इंदिरा गांधीए पण एवुं कीधेलुं अने तेओ तेमने तेमना राजनीतिक गुरु मानता अने कीधेलुं के शास्त्रीजीना मार्गदर्शनने लीधे ज तेमनुं राजनीतिक जीवन शुरू थयेलुं छे। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। आज़ादी पछी उत्तर प्रदेश अने केंद्र सरकार में शास्त्री जी अलग अलग पदों पर रहेला हता। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश में तेमने गृह मंत्री बनावामां आवेला हता।
बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। ત્યારબાદ पंडित नेहरूના કહેવા पर તેઓ કેન્દ્રમાં આવી ગયેલા। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। केंद्र में तेमने रेलवे, परिवहन, मोबाइल सेवा, व्यावहारिक उद्योग, गृह उद्योग आवा तमाम प्रकारना महत्वपूर्ण मंत्रालयों ने मंत्री पद तरीके संभाळ्યું। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशंसकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। आ बधी जवाबदारीओ निभावता निभावता शास्त्रीजीए આપણને ભાન કરાવ્યું કે પ્રશંસકીય દક્ષતાનું પ્રમાણ આપ્યું, એટલે કે તેમના કાર્યની ખૂબ જ નિપુણતા છે એ એમાં દેખાઈ આવતી હતી અને આપણા દેશનું આ એક उत्तम उदाहरण बन्યું। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। औपचारिकता यानी कि जो केवल कहने, सुनने या दिखलाने भर के लिए हो, यानी कि जो कार्य सिर्फ दिखावा के लिए किया जा सकता है उसे औपचारिकता कहते हैं। तेमना तमाम कार्यों व्यावहारिक तथा कोईपण प्रकारना देखाड़ो कर्या वगरना सच्ची निष्ठाथी ज करेला हता। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। तेओ पोताने क्यारेय तेमना पदने लीधे ऊंचा मानता हता नहीं। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। तेओनी एक दृढ़ मान्यता हती पोताना प्रत्ये के तेओ जनतानुं शासन એટલે કે લોકોનું શાસન નથી કરતા, એમના સમસ્યાઓનું નિરાકરણ નહીં, પરંતુ તેઓ जनता એટલે કે લોકોના नागरिकोना सेवक था। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में लोकप्रियता मिली। આવી ભાવના રાખીને કાર્ય કરવાને લીધે તેમને પોતાના મંત્રાલયમાં તો લોકપ્રિયતા મળી જ, પરંતુ દેશના લોકોમાંથી પણ લોકપ્રિયતા મળી। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। आ लोकप्रियताना परिणामे पंडित नेहरूना अवसान बाद कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्रीना रूप में स्वीकार करवामां आव्या। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। देशना खूब ज महत्वपूर्ण पद पर रहीने 19 महीनानी अंदर खूब ज थोड़ा एवा समय में घणी बधी सफलता अने लोकप्रियता एमणे मेळवी। आ एमनुं एक उत्तम उदाहरण छे। शास्त्रीजी पोताना कामने ज सेवा मानता हता। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। शास्त्री जी नी सामे तेमनो उद्देश्य એટલે કે हेतु एकदम स्पष्ट ज हतो। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। तेमा कोई पण प्रकारનું ધૂંધલાપણું કે ભટકાવ દેખાડો એવું હતું नहीं। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। तेओ आपणा देशना अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रह्या अने आ पदों पर रहीने जवाबदारीओ निभावता निभावता स्वाभाविक रूपे तेओ घणा बधा अधिकारोथी भरपूर हता। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को
તરજીહ દી, પરંતુ તેઓએ હંમેશા સમજી વિચારીને અને શાંતિથી અધિકારો અને કર્તવ્યોને ધ્યાનમાં રાખીને હંમેશા તેમને प्राधान्य એટલે કે महत्व अग्रिमता આપી છે। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। કદાચ એટલે જ શાસ્ત્રીજી લોકપ્રિય હતા કે તેમને તેમના કામ પ્રત્યેની નિપુણતા, श्रद्धा, प्राधान्य खूब વધારે આપતા હતા। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ ही तरह के विचार व्यक्त किए थे। તેઓએ અલીગઢની મુસ્લિમ વિશ્વવિદ્યાલયમાં પ્રમાણપત્રો આપવાનો એક ઉત્સવ 19મી ડિસેમ્બર 1964માં વિદ્યાર્થીઓને સંબોધિત કરતા કીધેલું કે आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना है कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। તેમણે વિદ્યાર્થીઓને એવું કીધેલું કે તમે ભવિષ્યમાં કંઈ પણ ઈચ્છતા હો કે કંઈ પણ બનો ત્યારે એવી એક ભાવના રાખવાની દેશ પ્રત્યે કે તમે દેશનું સૌ પ્રથમ નાગરિક છો। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। આવી એક સમજણ તમને સંવિધાન દ્વારા મળતો એક अधिकार છે, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। પરંતુ આના લીધે દેશ પ્રત્યેની આપણી ઘણી બધી ફરજો અદા કરવા। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है। આપણો દેશ લોકશાહી છે એટલે કે લોકો વડે ચાલતું રાજ્ય। જો નિજી स्वतंत्रता देता है यानी कि તે આપણને પોતાની स्वतंत्रता આપે છે, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। પરંતુ આ જે સ્વતંત્રતા છે એ લોકોના હિત માટે અમુક प्रतिबंधों पर होनी चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज हम याद रखते हैं, जिसे आज तक याद रखने की जरूरत है। शास्त्री जीए कार्यों प्रत्ये ઘણી બધી વાતો કીધી છે। અધિકાર, કર્તવ્ય અને આત્મસન્માનને લઈને આ તમામ મહત્વપૂર્ણ બાબતોને આપણે આજ સુધી યાદ રાખવાની જરૂર છે। શબ્દાર્થ જોઈએ એના તો દાયિત્વ यानी कि जिम्मेदारी, जवाबदारी। निष्काम यानी कि बिना फल की अपेक्षा अनासक्त, कोई पण प्रकारना फळनी के सफળતાની आशा राख्या वगर काम करवू એટલે કે निष्काम। समर्पण यानी कि सौंपना, अर्पित करना, सौंपी देवू अथवा तो अर्पण करी देवू। समन्वय यानी कि संयोग। निहित यानी कि भीतर रहा हुआ, अंतर्गत। आस्था यानी कि श्रद्धा अने विश्वास। विरासत यानी कि उत्तराधिकारी अथवा तो वारसो। आह्वान यानी कि ललकार, चुनौती। उन्मूलन यानी कि जड़ मूल से नष्ट करना, जड़ मूल थी काढ़ी नाखवू। दक्षता यानी कि निपुणता, कार्य करवानी एक चौक्कस विशेषता। तरजीह यानी कि प्राधान्य, अग्रिमता। प्रदत्त यानी कि दिया हुआ। निर्वाचित यानी कि चुना हुआ, पसंद करेलू। दीक्षांत समारोह यानी कि विश्वविद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव। उसके बाद हम आज पढ़ने जा रहे हैं काव्य नंबर 3, मत बांटो इंसान को। विनय महाजन जी कवि ने इसको लिखा है।
इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। कवि એવું કહે છે કે બધા જ મનુષ્યોને હળીમળીને રહેવું જોઈએ, કોઈ પણ પ્રકારના भेदभावમાં પડવું જોઈએ नहीं। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। આપણે તમામ પ્રકારના ભેદભાવો ભૂલીને પૂરા સંસારને એક દ્રષ્ટિથી, એક નજરથી જોવું જોઈએ। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। आ पृथ्वी के प्रकृति के कुदरत पण આપણને हमेशा आज उपदेश आपती होय छे। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। आ कवितानी अंदर एकता, हळीमळीने રહેવાની, एक समझण અને समानता, सरलता आ तमाम प्रकारना मूल्यों समावेश थयेलो छे। देखते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। कवि क्या कह रहे हैं कि मनुष्य ने मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाकर भगवान को भी बांट लिया है। कवि कहे छे कि मनुष्यए मंदिर मस्जिद अने आ प्रकारना मंदिरो बनावीने भगवानने पण विभाजित करी लीधा छे। धरती बांट ली, सागर बांट लिया, अब इंसान को मत बांटो और सब लोग मिलजुल कर रहो। कवि कहे छे कि धरती वहेंची लीधी, सागर पण वहेंची लीधा, हवे मनुष्यने ना वहेंचो अने बधा हळीमळीने रहो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। कवि कहते हैं कि समानता की राह पर चलने की अभी शुरुआत हुई है। कवि એવું કહે છે કે એક સમાન એટલે કે એક સરળ માર્ગ પર ચાલવાની તો હજી શરૂઆત થઈ છે। अभी समानता का भाव पूरी तरह फैलाने में बहुत प्रयत्न करने होंगे, यानी अभी मंजिल बहुत दूर है। कवि કહે છે કે સમાનતાનો ભાવ બધી જ જગ્યાએ ફેલાવવા માટે ખૂબ જ પ્રયત્ન કરવા પડશે અને આથી આપણે મંજિલથી તો ખૂબ જ દૂર છીએ। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों घनी के घरों में ही है। कवि કહે છે કે દીવા કે એવી કંઈક રોશનીની વાત કરે છે કે જે મહેલો અને ખૂબ પૈસાદાર લોકોના ઘરોમાં જ છે। गरीबों के घरों में अभी दीपक जल रहे हैं। એવું કહે છે કે ગરીબ જે લોકો છે એ લોકોના ઘરમાં તો હજી વીજળી એટલે કે લાઇટ કે ઇલેક્ટ્રિસિટીની પણ સગવડ નથી, ત્યાં તો હજી દીવાની જ સુવિધા છે। ત્યારબાદ मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। कवि कहते हैं कि जिस तरह सूरज बिना भेदभाव के हर घाटी और मैदान को ऊर्जा प्रदान करता है, उससे हमें भी सीख लेनी चाहिए। लेकिन हम सूरज का संदेश समझ नहीं पा रहे हैं और हम धरती बांटने में तुले हुए हैं। कवि કહે છે કે જેવી રીતે સૂરજ તેનો પ્રકાશ ફેલાવવામાં કોઈ પણ ભેદભાવ કરતો નથી। હવે આપણને ખ્યાલ છે કે સૂરજનો પ્રકાશ હરેક જગ્યાએ સરખો જ હોય છે, તેવી જ રીતે મનુષ્યોએ પણ કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ કર્યા વગર સૌ સાથે હળીમળીને એક સરળ આદર્શ ભાવનાથી જીવન જીવવું જોઈએ। अब मिलकर साथ चलो और आपस में मत बांटो। હવે આપણે બધા સાથે મળીને ચાલીએ અને એકબીજાને વહેંચીએ નહીં। ત્યારબાદ अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सुना है, जलता रेगिस्तान है। भावार्थ कवि कहते हैं कि मनुष्य तेरे पास सब कुछ है, कि अरे मनुष्य तारी पासे बधुं ज छे, नीचे धरती बहुत हरी भरी है और ऊपर विशाल नीला आकाश है। कि तारी पासे કેટલું બધું આપ્યું છે ભગવાને કે નીચે સરસ મજાની એકદમ હરી ભરી ધરતી છે
અને ઉપર विशाल आकाश है। पर अगर यहाँ प्रेम न हो तो यही धरती सुनसान और जलते हुए रेगिस्तान की तरह लगती है। अर्थात बिना प्रेम भाव के जीवन कठिन होगा। झगड़ा झगड़ी ने आ બધું ને લીધે આ ધરતી रेगिस्तान એટલે કે એક सड़कता रण मैदान जेवी। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। कवि कहते हैं कि वे कट्टरपंथी जो पत्थर के समान कठोर है और स्नेह के प्यासे है, तुम्हें उनसे स्नेह रूपी जल से सींचना है। कवि એવું કહે છે કે જેઓ કટ્ટરપંથી કે જેમનો સ્વભાવ પથ્થર સમાન કઠોર છે તેઓને પ્રેમથી જીતવાના છે, પાણીની સમાન એને સિંચવાના છે, એમનું પ્રેમથી સિંચન કરવાનું છે। हमने प्राकृतिक संपत्ति जैसे धरती सागर को तो बांट लिया है, लेकिन मानव को अब जात पात धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। આપણે પ્રાકૃતિક સંપત્તિ એટલે કે કુદરતી સંપત્તિ જેવી કે ધરતી સાગર અને ઘણી બધી વસ્તુઓને તો વહેંચી જ લીધી છે, પરંતુ માનવ અને આ જાતપાત ધર્મના આધાર પર આપણે એમને ના વહેંચીએ। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य एक साथ एकता भाव से रहे तो पहरा देने की कोई जरूरत नहीं होगी, कि जो तमाम मनुष्यों सौ साथे हळीमळीने एकताथी सरल स्वभावथी रहे तो कोईने कोईનું ध्यान રાખવાની जरूरत ज નથી और हर घर का आंगन खुशियों से भर जाएगा। અને બધા જ લોકોનું આંગણું એટલે કે બધા જ લોકોના ઘરમાં ખુશી ખુશી જોવા મળશે। कोई भी आंगन उदास नहीं रहेगा, कोईનું પણ घर के आंगणुं उदास नहीं रहे। इन पंक्तियों के द्वारा कवि समझा रहे हैं कि सभी संप्रदाय के लोग इस देश में एक साथ मिलजुल कर रहे ताकि सभी को समान अवसर प्राप्त हो। आ पंक्तियों द्वारा कवि એવું સમજાવી રહ્યા છે કે તમામ પ્રકારના સંપ્રદાયના લોકો देशમાં एक साथे મળીને રહે। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। कवि मनुष्य को मिलजुल कर रहने की कह रहे हैं और बताते हैं कि अगर हम एकता से रहेंगे तो हमारी खुशहाली के मौसम को कोई कुचल नहीं पाएगा, अर्थात जीवन हमेशा सुखी रहेगा। इसलिए सब साथ में रहो और आपस में मत बाटो। कवि फक्त એટલું જ કહેવા માંગે છે કે સૌ સાથે હળીમળીને પ્રેમથી સરળ સ્વભાવથી એકબીજા સાથે સરળ વર્તન કરીને રહો, મનુષ્યને ના વહેંચો। આથી તમામના ઘરે આંગણામાં કોઈ પણ ઘર ખુશી વગરનું જોવા મળશે નહીં। હરેક જગ્યાએ બસ આનંદ ઉલ્લાસની ભાવના આપણને જોવા મળશે। આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો।